नमस्कार। जैसा कि इससे पहले हमने देखा था कि हमने ये समझा था कि किस प्रकार से क्ष जो है ये एक संयुक्त व्यंजन बना है। आज उसी क्रम में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से त्र जो है ये एक संयुक्त व्यंजन बन रहा है। देखें ज़रा, तो सीखते हैं। त्र त्र जो है ये मिलकर के बना है त हलंत जमा रा हलंत से। त जमा रा हलंत से। इसी के क्रम में अगर आगे हम समझते हैं जो ज्ञ है, ज्ञ ज्ञानी, असल में ज्ञ ज्ञानी होता ही नहीं है, ये होता है ज्ञ ज्ञानी। क्या होता है? ज्ञ ज्ञानी। आगे समझते हैं। श्र श्रमिक जो है ये किन किन वर्णों के मेल से बना है? आपका श्र श्रमिक बना है श शलगम वाला जमा रा, इनके मेल से बने हैं श्र श्रमिक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों के मेल से बने हैं। अब हम समझेंगे पंचमाक्षर क्या होता है। पंचमाक्षर जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, पांचवा अक्षर। कचट तप इन वर्गों के अंतिम वर्ण जैसे अणा अय्या णा ना और मा, ये होते हैं पंचमाक्षर। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है? जिनके बोलने में कुछ हद तक संघर्ष करना पड़े जीवा को, उन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं, जैसे चा छ जा झा। अब आते हैं संघर्षी व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय जीव को काफ़ी हद तक संघर्ष करना पड़ता है। कई बार लोगों से इसका शुद्ध उच्चारण भी नहीं हो पाता। इन्हीं कारणों से इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा गया है। जैसे श षटकोण, सा ह ख, ये उर्दू में बोले जाते हैं। ग ज तथा फ। अब आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन सिर्फ एक ही है, वो है ल, और लुंठित व्यंजन भी एक ही है, रा। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि ला लुंठित नहीं है। इससे हम बहुत आसानी से याद रख पाएंगे कि ला अगर लुंठित नहीं है तो क्या होगा? पार्श्विक। और रा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? लुंठित। क्योंकि हम जानते हैं पार्श्विक और लुंठित व्यंजनों में एक एक वर्ण शामिल है, तो ट्रिक क्या रहेगी? ला लुंठित नहीं है, यानी कि ला क्या हो गया आपका? पार्श्विक। चलिए अब आगे समझते हैं। हम आगे समझते हैं। आता है घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद कितने हैं? किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद। घोषत्व के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं, अघोष तथा सघोष। अघोष, इन वर्णों की जो संख्या है वो होती है 11। पहचान कैसे करेंगे हम इसके लिए? प्रत्येक वर्ग जैसे कचट तप, इनका पहला और दूसरा वर्ग अघोष होता है। इनका पहला और दूसरा वर्ग अघोष होता है, और इसमें ऊष्म व्यंजन में शा के सारे रूप शामिल हैं, चाहे वो शा षटकोण हो, शा शलगम हो या सा सपेरा हो। इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? 12। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? 12। यानी कि किसी भी वर्ग का कचट तप के जो पहला और दूसरा वर्ग है वो, और ऊष्म व्यंजन में शा के सारे ही रूप क्या कहलाते हैं? अघोष। इसी के साथ अब आगे समझते हैं सघोष व्यंजन क्या है। पहले व दूसरे वर्ण को छोड़ दें तो शेष बचे हुए तीनों अंतिम वर्ण सघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने समझ लिया था ऊष्म व्यंजन, तो इसमें ऊष्म व्यंजन में जो हा रह गया वो इसमें हा शामिल होता है। अंतस्थ व्यंजन चारों य र ल व ये शामिल होते हैं, और जितने हमारे स्वर हैं वो शामिल होते हैं। तो याद रखने की सिंपल ट्रिक क्या होगी इसकी? 3, 4 और 5, यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण स्वर य र ल व ह। तो ये होते हैं हमारे सघोष व्यंजन। क्या होते हैं हमारे? सघोष व्यंजन। अब आगे हम समझेंगे प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? जिनको बोलने में कम प्राणवायु बाहर निकले। इसमें क्या होता है कि पहला तीसरा पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण कहलाता है। साथ ही साथ इसमें अंतस्थ व्यंजन शामिल है। आगे समझते हैं अब हम महाप्राण क्या है। महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। इसमें ऊष्म व्यंजन भी शामिल है। इसमें ऊष्म व्यंजन भी शामिल है। आगे समझते हैं।
अब इनकी सिंपल ट्रिक ज़रा समझ लेते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अघोष वर्ण क्या है, सघोष वर्ण क्या है, कैसे इन चीज़ों को क्लियर करें। तो पहले हम समझते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के लेकर के। एक बार जब वो क्लियर हो जाएगा तो अघोष और सघोष को याद रखना बहुत मुश्किल काम नहीं होने वाला। ये मैंने एक हाथ ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इस हाथ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर लिखेंगे अ और इधर लिखेंगे मा, फिर आ, फिर मा और फिर आ। 5 उंगली, 4 उंगली और 1 अंगूठा है हमारा, तो 5 हो गया। और 5 को हमें अ मा आ इसी क्रम में लगाना है। तो बहुत आसान तरीका हो जाता है कि कचट तप के जितने भी हमारे वर्ग हैं उनके पहला, तीसरा और पांचवा जो होने वाला है वर्ण, वो रहेगा आपका अल्प प्राण। शेष जो दूसरा और चौथे नंबर का बचता है वो होता है महाप्राण। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत इजी समझ में आई होगी। अब हम समझ लेते हैं इसके साथ साथ इसमें और क्या क्या शामिल है। अब चूंकि इसमें आ से शामिल हो रहा है, किससे शामिल हो रहा है, आ से इसकी शुरुआत हो रही है, तो इसमें आ से ही हम याद रखेंगे कि इसमें शामिल है अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और जब जब अंतस्थ व्यंजन का नाम लिया जाएगा तो उसमें आपके शामिल होंगे 4 वर्ण। कौन कौन से, य, र, ल, व। ये आपके 4 वर्ण जो हैं ये कहलाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। वेरी गुड। अब आगे हम समझेंगे इसी चीज़ को। अगर आपको अल्प प्राण और महाप्राण की जो चीज़ें हैं अगर समझ में आई हो, ट्रिक इजी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम समझेंगे अघोष और सघोष के लिए। अघोष और सघोष को याद रखना भी बहुत सिंपल हो जाएगा, बस कुछ बातों का हमें ज़रा सा ध्यान रखना है। तो वो क्या चीज़ है अब देखते हैं। अघोष और सघोष के लिए ट्रिक रखिएगा कि जो पहला और दूसरा है वर्ण वो आपके होते हैं अघोष, और इसमें शा के तीनों रूप शामिल हैं। इसके अपोजिट आप जब चलेंगे तो सघोष में क्या रहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपके सारे स्वर शामिल होंगे इसमें और अंतस्थ व्यंजन भी शामिल होंगे। साथ में क्या शामिल होगा, वो वाला हा जो अघोष में हमने छोड़ दिया था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, ये वाला। इसको देख करके आप चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।